प्रिय छात्रों, हमारा पाठ चल रहा है ठोस अवस्था। इसमें हमने कल आपको बताया था कि एकक कोष्ठका यूनिट सेल क्या है और यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। अब आज हम आपको बताएंगे कि एक यूनिट सेल में कितने परमाणु का योगदान होता है। यूनिट सेल हमने कल बताए थे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इनमें परमाणुओं का जो योगदान है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसके कुछ नियम देखिए आप। एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या की गणना। तो निम्नलिखित नियमों की सहायता से एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या की गणना करते हैं। इसको ध्यान से समझिए, ये आगे चीजें संख्यात्मक क्वेश्चन में भी काम में आएंगी। कोनों पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी का 8 निकटवर्ती एकक कोष्ठकाओं के मध्य साझा होता है। अतः प्रत्येक कोने पर उपस्थित अवयवी कण का एकक कोष्ठका के लिए जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। जो कोने पर एक अवयवी कण होता है वो अवयवी कण जो है वो 8 निकटवर्ती एकक कोष्ठकाओं के मध्य साझा होता है। कण एक है और जुड़ा हुआ है 8 निकटवर्ती कोष्ठकाओं से, यूनिट सेल से जुड़ा है, तो एक यूनिट सेल के लिए उसका योगदान हो गया 1/8। इसी प्रकार देखिए, कोरों पर उपस्थित प्रत्येक कण का 4 निकटवर्ती एकक कोष्ठकाओं के मध्य साझा होता है। तो एक कोर पे जो आपका अवयवी कण होगा वो 4 निकटवर्ती एकक कोष्ठकाओं में उसका साझा होगा। अतः प्रत्येक कोर पर उपस्थित अवयवी कण का एकक कोष्ठका के लिए 1/4 का योगदान होगा। एक कोष्ठका के लिए 1/4 का योगदान होगा, क्योंकि कण एक है और 4 यूनिट सेल से जुड़ा है, तो एक के हिस्से में आया 1/4। इसी प्रकार फलक पे देखिए, फलक पर उपस्थित प्रत्येक कण का 2 निकटवर्ती एकक कोष्ठकाओं के मध्य साझा होता है। जब यूनिट सेल की हम फलक को आपस में जोड़ेंगे तो केवल 2 फलक जोड़ सकती हैं। कण एक है और वो एक कण जो है 2 फलक के बीच में हो गया। अतः प्रत्येक फलक पर उपस्थित अवयवी कण का एकक कोष्ठका के लिए 1/2 का योगदान हो गया। कण एक है और 2 फलक उससे जुड़ी हुई हैं, तो एक के हिस्से में कितना आया? 1/2 आया। जो बिंदु क्रिस्टल के मध्य में स्थित होता है उसके अंदर उसका किसी अन्य एकक कोष्ठका से साझा नहीं होता, क्योंकि वो कण कहाँ है? उसके अंदर, एकक कोष्ठका के अंदर है, बीच में फंसा हुआ। तो वो अगर एकक कोष्ठका किसी से जुड़ेगी यूनिट सेल, तो ये मध्य वाला जो उसके अंदर कण है, अवयवी कण, इसका किसी के साथ साझा नहीं होगा। तो ये एकक कोष्ठ के लिए इसका जो है 1 का योगदान होगा। अब इनके आधार पे जो आपने यूनिट सेल पढ़ी थी, प्रत्येक यूनिट सेल में कितने जो है अवयवी कणों का योगदान है, वो उनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहली आपने पढ़ी थी आद्य या सरल घनीय एकक कोष्ठका। तो इस घनीय कोष्ठका में प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होता है। अभी आपने सबसे नंबर 1 पर पढ़ा था कि एक कोना 8 यूनिट सेल के साथ इसका साझा होता है। कण एक था, 8 यूनिट सेल इसके साथ जुड़ी हैं, तो एक यूनिट सेल का हिस्सा कितना हो गया? 1/8। ऐसे ही हर प्रत्येक कोने पर एक
परमाणु था और ये कितनी यूनिट सेल में बटा हुआ है, 8 में, तो 1 यूनिट सेल के लिए 1/8 हो गया। तो ये प्रत्येक कोने पर 1/8 का जो है योगदान करता है। कितने कोने, 8। तो हम इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, या इसको ऐसे करके निकाल लेते हैं, 8 गुणा 1/8 बराबर 1। 8 से 8 कट गया, 1 परमाणु का योगदान होगा। तो इस यूनिट सेल के लिए 1 परमाणु का योगदान होगा आद्य या सल घनीय कोष्ठका में। 1 परमाणु का योगदान है, क्योंकि इसमें केवल कोनों पे ही आपके परमाणु होते हैं और एक कोना 8 जो है यूनिट सेल के साथ में जुड़ा होता है। तो प्रत्येक यूनिट सेल के एक कोने पर 1/8 का योगदान होता है। तो 8 कोने हैं, तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1 का योगदान हो गया। यही सारी चीजें ऊपर हमने लिखी हैं। दूसरी यूनिट सेल है अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठका। अंतःघनीय वो थी जिसमें 8 कोनों पर एक एक परमाणु होता है और उस यूनिट के बीच में अंदर इसके एक परमाणु होता है। तो पीछे हमने नियम पढ़े थे अभी, इसमें देखिए हम पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के एकक सेल में 8 कोनों पर 8 परमाणु सरल एकक कोष्ठका की तरह व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है और प्रत्येक कोना कितने यूनिट सेल से जुड़ा होता है, 8 से। तो प्रत्येक यूनिट सेल के लिए उसका योगदान परमाणु का 1/8 हो गया प्रत्येक कोने पर। और ये जो एक बीच में है इसके केंद्र में, वो इसके अंदर होता है। इसलिए जो है जब इसके साथ में कोई और यूनिट सेल जुड़ती है तो ये परमाणु केवल इसी का होता है, किसी दूसरे के साथ इसका साझा नहीं होता है। तो पूरी यूनिट सेल के लिए इसके लिए परमाणु हो गए जिनका योगदान है 8 कोनों के हो गए 8 गुणा 1/8, ये आ गया 1, 8 से 8 कट गया, प्लस 1 ये वाला परमाणु हो गया। तो 2 परमाणु का योगदान होगा। अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठका के लिए 2 परमाणु का योगदान है। फिर है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका। इस प्रकार के एकक सेल में सेल के प्रत्येक 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु स्थित होता है। फलक केंद्रित परमाणु 2 सेल के बीच साझा करते हैं। फलक जो है हमने पीछे बताई थी, फलक जो है उसका साझा 2 से होता है और 1 परमाणु है, तो 1 को कितना मिलेगा, 1/2। तो इस प्रकार से देखो 8 कोने हैं, प्रत्येक कोने पर 1/8 का योगदान है। तो ये हो गया 8 गुणा 1/8 प्लस फलक होती हैं 6 और एक फलक के लिए कितने का योगदान है, 1/2, क्योंकि 2 फलक एक दूसरे से जुड़ती हैं। परमाणु 1 होता है तो 1 के हिस्से में 1/2 आएगा, ये 1/2 1 के हिस्से में आएगा, 1/2 फलक वाला 1/2, फलक है 6, तो 6 गुणा 1/2, 8 से 8 कट गया, 2 3 6, 1 + 3 बराबर 4 परमाणु होगा। तो सिंपल सेल में 1 परमाणु का योगदान है, अंतःकेंद्रित में 2 परमाणु का योगदान है और फलक केंद्रित में 4 परमाणु का योगदान है। इनका ध्यान रखना है, इनके आधार पर संख्यात्मक क्वेश्चन निकलेंगे। जो अणुसूत्र है वो पूछ सकता है कि ये अणुसूत्र बताइए, तो वो आपको निकालना है। अब देखिए आप, धातुएं, बहुत सारी धातुएं हैं, उनके गुण अलग अलग हैं, रंग रूप अलग अलग हैं, गलनांक अलग अलग हैं उनके। तो ये ऐसा क्यों है? तो ये जो है, जो क्रिस्टल है उसमें अवयवी कणों के जुड़ने की व्यवस्था अलग अलग होती है, इसलिए उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो ये जो जुड़ने की व्यवस्था है एक दूसरे से, उसे क्लोज पैकिंग कहते हैं, निबिड़ संकुलन। तो धातु क्रिस्टल में परमाणुओं का निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग कैसे करके होती है परमाणुओं की धातु क्रिस्टल में? क्रिस्टल में अवयवी कण निबिड़ संकुलन होते हैं, क्लोज पैक्ड होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, कम से कम रिक्त स्थान होता है। अवयवी कण
इस प्रकार संकुलित होते हैं जिससे इनका आयतन निम्नतम रहे, यानी पास पास होते हैं और एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। इस प्रकार सर्वाधिक घनत्व एवं स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के संकुलन को निबिड़ संकुलन कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। संकुलन का प्रकार अवयवी कणों के आकार पर निर्भर करता है। जो अवयवी कण हैं, परमाणु हैं, अणु हैं, आयन हैं, उनके आकार पर निर्भर करता है कि उसकी किस प्रकार की पैकिंग होगी। तो देखिए, सबसे पहला है एक विमा में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो एक विमा में देखिए कैसे करके यहाँ पर प्रत्येक अवयवी कण को एक गोला माना गया है और समान आकार के गोले माने गए हैं, जबकि अलग अलग आकार के गोले होते हैं। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में गोलों को एक ही क्रम में इस प्रकार रखते हैं ताकि वे एक दूसरे को स्पर्श करते रहें। प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को छूता है, अतः इस प्रकार की व्यवस्था की समन्वय संख्या 2 होती है। तो समन्वय संख्या जो है, जितना गोले एक दूसरे से छूते हैं वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो एक विमा में क्या होता है, ये अवयवी कणों को हम जो है एक दूसरे से स्पर्श करके ऐसे करके इसको रख देते हैं एक लाइन में, तो ये एक विमा कहलाती है। एक विमा में इस प्रकार से जो है निबिड़ संकुलन होता है। देखो, प्रत्येक गोला, ये गोला जो है ये 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये गोला भी 2 को स्पर्श कर रहा है, प्रत्येक गोला 2 गोलों को स्पर्श करता है, इसके लिए इसकी समन्वय संख्या 1 होती है। तो एक विमा में जो क्लोज पैकिंग होती है वो इस प्रकार से होती है। अगला है द्विविमा में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अगर द्विविमा है तो क्लोज पैकिंग कणों की कैसे करके होगी, ये आपको यहाँ समझना है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना 2 प्रकार से हो सकती है, यानी द्विविमा में जो अवयवी कण हैं उनको हम 2 प्रकार से रख सकते हैं। पहला प्रकार है वर्गाकार निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस प्रकार की व्यवस्था में दूसरी पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर रखा जाता है। एक पंक्ति के गोले ये हमने रख दिए स्पर्श करके, इस पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर देखिए, इस गोले के ऊपर ये गोला आ गया, इसके ऊपर ये आ गया, इसके ऊपर ये आ गया, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। गोलों के ऊपर गोले बना के दूसरी पंक्ति रख देते हैं। इसी प्रकार से इस दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति रखते हैं, तो उसमें भी गोले के ऊपर गोले रखते चले जाते हैं। इसी प्रकार से चौथी पंक्ति रखेंगे। तो इसमें देखिए आपका जो है, अगर इस पहली पंक्ति को हम ए प्रकार की पंक्ति माने तो दूसरी पंक्ति भी ए प्रकार की होगी, तीसरी भी ए प्रकार की होगी, अतः ये व्यवस्था ए प्रकार की व्यवस्था होगी। अब इसमें देखिए, इसमें प्रत्येक गोला जो है 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। जैसे ये वाला गोला है, ये 4 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको और एक इसको, 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, अतः इनकी समन्वय संख्या 4 हो गई। अब यदि इन 4 निकटवर्ती गोलों के केंद्रों को हम आपस में मिला दें, ये हमने इनके चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया, तो ये एक वर्ग बन गया, वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए इसे द्विविमीय जो आपकी व्यवस्था है उसको कहते हैं द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं इसके लिए, क्योंकि निकटवर्ती गोलों को मिलाने से वर्ग बनता है। तो इस व्यवस्था में क्या करना है, एक पंक्ति के गोलों को स्पर्श करते हुए आपको लगाना है, दूसरी पंक्ति के गोले गोलों के ऊपर रखना है, और दूसरी पंक्ति के गोलों के ऊपर तीसरी पंक्ति के गोले रख देना है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो ए प्रकार की व्यवस्था कहलाती है।
इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों द्वारा 52.4% स्थान घेरा जाता है और बाकी स्थान ये खाली रह जाता है। ये स्थान खाली रह जाता है, 52.4% स्थान घेरा जाता है। तो यह है वर्गाकार निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो एक तो द्विविमा में इस प्रकार का जो है क्लोज पैकिंग हो सकती है। दूसरे प्रकार की पैकिंग है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस प्रकार की व्यवस्था में दूसरी पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान में रखा जाता है। तीसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। अब देखिए, इसमें ये प्रथम पंक्ति हमने गोलों को स्पर्श करते हुए यहाँ पर लगा दी। अब जो दूसरी पंक्ति लगाते हैं, वो जो इनके बीच में ये रिक्त स्थान रह गया, इस रिक्त स्थान में गोला रख दिया। इसके बीच में जो रिक्त स्थान था वहां गोला रख दिया। इन दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां गोला रख दिया। इन दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो गोला रख दिया, और इन दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां हमने गोला रख दिया। अब तीसरी जो पंक्ति लगाते हैं वो इन दोनों गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां रखेंगे, इन दोनों को बीच में जो रिक्त स्थान है वहां रखेंगे, इन दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां गोले रखेंगे। तो जो पहली वाली व्यवस्था पहले वाले गोले हैं उनके ठीक ऊपर तीसरे प्रकार के गोले आएंगे। देखिए, इसके ऊपर ये आ रहा है, इसके ऊपर ये आ रहा है, इसके ऊपर ये आ रहा है। ऐसी चौथी पंक्ति जब हम रिक्त स्थान में यहाँ पर रखेंगे, इनके रिक्त स्थान में हम गोले रखेंगे, तो वो दूसरी पंक्ति की भांति होगी, यानी दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर वो पंक्ति आ जाएगी। यदि हम पहले वाले पंक्ति को ए प्रकार की कहें तो दूसरे वाले पंक्ति इससे भिन्न है, इसे बी प्रकार की कहेंगे। अब जो तीसरी पंक्ति है उसके गोले ए के समान हैं, ए के गोलों के देखिए ठीक ऊपर आ रहे हैं तीसरी पंक्ति के गोले, तो तीसरी पंक्ति हमारी ए प्रकार की हो गई। चौथी पंक्ति रखेंगे तो उसके गोले जो है, जो दूसरी पंक्ति है उनके गोलों के ठीक ऊपर आ जाएंगे। तो चौथी पंक्ति जो हो गई वो भी बी प्रकार की हो गई, यानी जो हमारी व्यवस्था हो गई वो हो गई ए बी प्रकार की व्यवस्था, ए बी प्रकार की व्यवस्था। फिर समझ लीजिए, पहली पंक्ति हमें गोलों की स्पर्श करते हुए गोलों को लगानी है। फिर दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं इनके बीच में जो गैप होता है, ये इस प्रकार से जो गैप बन रहा है, इस गैप के बीच में गोले रखने हैं ऐसे करके। ये गैप के बीच में, इन दोनों के गैप के बीच में ये रख दिया, इन दोनों गैप के बीच में ऐसे करके इनके गैप के बीच में गोले रखते चले जाएंगे। फिर जो तीसरी पंक्ति होगी, जब हम दूसरी पंक्ति के गैप के बीच में गोला रखेंगे तो वो पहली पंक्ति के समान होगी, दूसरी के समान चौथी पंक्ति लगेगी। तो इस प्रकार से व्यवस्था हो गई, ये ए बी प्रकार की व्यवस्था हो गई। अब इसमें देखिए, प्रत्येक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। ये गोला देखिए, ये वाला, ये 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी समन्वय संख्या हो गई 6। अब ये समीपवर्ती गोलों के अगर हम केंद्रों को मिला दें तो एक षटफलक प्राप्त हो जाता है। ये षटफलक प्राप्त हो गया, जिसको हमने मिलाया है, षटफलक प्राप्त होता है। इसलिए इसे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो आपने जो पढ़ा आज कि एक विमीय निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग कैसे होती है, द्विविमीय कैसे होती है, और जो ट्रू सॉलिड होते हैं, वास्तव में जो ठोस होते हैं, वो त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। त्रिविमीय संरचना उनकी होती है। तो ये एक विमीय संरचना आपने समझी। अब द्विविमीय संरचना का कल ध्यान रखना है कि एक तो आपकी वर्गाकार निबिड़ संकुलन थी, द्विविमीय में वर्गाकार में हमने कैसे करके गोलों को व्यवस्थित किया है, और षटकोणीय निबिड़ संकुलन में हमने गोलों को कैसे करके व्यवस्थित किया है। अगर ये दोनों आप द्विविमीय में ये जो 2 प्रकार हैं, ये व्यवस्था आप समझते हैं, तभी त्रिविमीय वाली व्यवस्था आप जो है समझ पाएंगे। अन्यथा अगर ये नहीं समझी आपने, इस पे ध्यान नहीं दिया, तो त्रिविमीय वाली संरचना आपकी समझ में
नहीं आएगी, क्योंकि अब प्रश्न उठता है तीसरी परत इसके ऊपर लगानी है। अभी तो हमने 2 परतें लगाई हैं, अब तीसरी परत कैसे करके लगाएंगे इसके ऊपर वो हम आपको कल समझाएंगे।